हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर प्रियंका चौबीसा पर। हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। आशा है कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय समाजशास्त्री जी.एस. घुरिया महोदय की। आज की क्लास में हमें देखना है कि जी.एस. घुरिया महोदय का क्या और कितना योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में रहा। सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। जी.एस. घुरिया, आपका जन्म एक ब्राह्मण सारस्वत परिवार में हुआ था 12 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र के मालवा प्रांत में। बचपन से ही आप कुशाग्र और प्रतिभाशाली बुद्धि के धनी थे। जी.एस. घुरिया, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिया था, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंत तक की संपूर्ण शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। जी.एस. घुरिया ने अंग्रेजी और संस्कृत विषय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त करके की थी। धीरे धीरे इनकी रुचि लेखन के क्षेत्र में हुई और ये विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आए। जी.एस. घुरिया महोदय ने वेस्टर्न मार्क की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मैरिज जब पढ़ी तो वे समाजशास्त्र के लिए प्रभावित हुए और उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना कदम रखा। जी.एस. घुरिया ऐसे विद्वान हैं जिनके ये कहें कि जिनके मार्गदर्शन में कई विद्वानों ने, जो भारत के बड़े बड़े समाजशास्त्री बने, कई ऐसे समाजशास्त्रियों ने इनके पास में शिक्षा ग्रहण की थी। ये उनके गुरु थे। जी.एस. घुरिया महोदय के मार्गदर्शन में 800 लगभग 800 डॉक्टरेट स्तर की शोध कार्य हुए। आपने अंग्रेजी में 30 पुस्तकों का लेखन किया और एक पुस्तक मराठी में लिखी। हमें इनके जीवन परिचय पर ज्यादा बात न करके हम इनके योगदान पर बात करेंगे कि जी.एस. घुरिया महोदय का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा, जिसकी वजह से उल्लेखनीय भारतीय समाजशास्त्र में इनका नाम आता है। तो जी.एस. घुरिया महोदय ने जो 30 पुस्तकें या जो 30 पुस्तकों का लेखन कार्य किया था, उनमें से कुछ पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे। आपने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे अहम जो कुछ पुस्तकें थी उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहली पुस्तक थी भारत में तनाव, भारत में सामाजिक तनाव। आपने इनके 11 अध्यायों में बताया कि तनाव क्या है और सामाजिक तनाव क्या है, तनाव के बाद संघर्ष कैसे होता है और तनाव और संघर्ष के बाद भी एकीकरण की जो व्यवस्था है जो समाज को चलाती है, उसके बारे में आपने बात की। जी.एस. घुरिया महोदय ने अपनी इस पुस्तक में बताया कि सोशल टेंशन क्या है, सामाजिक तनाव क्या है। आपने बताया कि तनाव जो है वो एक शारीरिक क्रिया है। तनाव हमारे स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है और वो विभिन्न तरीके से तनाव के रूप में बाहर निकलती है। जब हम किसी चीज या किसी बात को लेकर दबाव में होते हैं तो ये तनाव बाहर निकलता है। अब ये जो तनाव है वो भी इन्होंने दो तरह का बताया, एक था सकारात्मक तनाव और दूसरा था नकारात्मक तनाव। तो इस तरह आपने अपनी इस पुस्तक, प्रथम पुस्तक, आप इनकी प्रथम पुस्तक नहीं है, हम जो पुस्तकों की बात करें हम उसमें बात करें कि इस प्रथम पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव में आपने तनाव के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। आपने बताया कि किस तरह ये जो तनाव है वो मनुष्य को दबाव में रखता है और उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। अगली पुस्तक आपने लिखी अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपने जनजातियों की परिवार, विवाह, नातेदारी और इनके संगठन की जानकारी दी। आपने बताया कि भारत में विभिन्न जनजातियों के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या रही, इस पर उन्होंने बात की। साथ ही आपने बताया कि इनके सामाजिक संगठन किस तरह से कार्य करते हैं। जनजातियों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया, जनजातियों की विभिन्न सामाजिक समस्याओं की बात की और उनकी विभिन्न सामाजिक समस्याओं के संबंध में क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, उसके सुझावों की बात आपने अपनी इस पुस्तक में की। अगली पुस्तक है आपकी नगर व सभ्यता।
सिटीज एंड सिविलाइजेशन। जीएस घुरिये महोदय ने सिटीज एंड सिविलाइजेशन नामक इस पुस्तक में अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों के बारे में बताया, नगरों के इतिहास के बारे में बताया और विभिन्न प्रकार के नगरों के इतिहास के साथ साथ आपने ये बताया कि उस समय का नगर, ये जो गांव से कस्बा और कस्बे से नगर तक की यात्रा थी वो कैसी थी, तो नगरों का जो इतिहास तो वो आपने इस तरह से बताया और अंत में आपने भारत की सबसे बड़े नगर मुंबई का सविस्तार वर्णन इस पुस्तक के तहत किया। आपकी अगली पुस्तक थी भारतीय साधु, इंडियन साधु। आपने इंडियन साधु में साधु की जो एक इमेज है उसके बारे में जानकारी दी कि भारत में जो साधु हैं उनकी स्थिति क्या है। साथ ही आपने भारतीय समाज में या भारत में विभिन्न साधु संतों के संप्रदाय, विभिन्न पंथों, नागा बाबा, जोगी बाबा, वैष्णव संप्रदाय और विभिन्न संप्रदाय जितने भी समाज में, भारतीय समाज में पाए जाते हैं, उन सब की बात आपने की और उन पर विस्तार से वर्णन किया कि वर्तमान में इन साधुओं की स्थिति क्या है, उस समय के पूर्व साधुओं की स्थिति कैसी थी और आने वाले समय में साधुओं की स्थिति कैसी हो सकती है, या साधुओं पर या उनके संरक्षण पर क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर आपने अपनी इस पुस्तक में कार्य किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो जीएस घुरिये का सर्वश्रेष्ठ योगदान माना जाता है, जाति, वर्ग और व्यवसाय। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का हिंदी संस्करण जो था वो था जाति, वर्ग और व्यवसाय। जीएस घुरिये ने समाजशास्त्र में ये सबसे बड़ा योगदान दिया है। आपकी इस पुस्तक के द्वारा हम जाति, वर्ग और व्यवसाय को अलग अलग समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने जाति की बात की कि जाति क्या है और जाति को कैसे पहचाना जा सकता है, तो जीएस घुरिये महोदय ने जाति की प्रमुख 6 विशेषताओं का उल्लेख किया जो मोस्ट ऑफ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की किसी भी तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, उन सब में पूछा जाता है। आपकी डिग्रीज में भी ये डिग्री स्तर की जो कक्षाएं हैं उसमें भी जीएस घुरिये के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो जीएस घुरिये महोदय ने सबसे पहले जाति की बात की और बताया कि जाति क्या है, तो उसकी उन्होंने कुछ पहचान बताई कि जाति में मुख्य 6 विशेषताएं आती हैं। आपने अपनी इसी पुस्तक में जाति की प्रमुख 6 विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहली बात आपने बताई कि जाति जो है वो समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। ये आपका समाज और इसको आपने खंडों में बांट दिया, तो ये खंड किसने बनाए? जाति ने। आपका समाज में आपने कुम्हार, लुहार, सुनार, ये मतलब विभिन्न जातियां और उनकी उपजातियां, तो इस तरह से ये विभिन्न खंड बन गए और इनकी उपजातियां, तो इस तरह से आपका ये जो समाज था वो विभिन्न खंडों में बट गया। तो ये जीएस घुरिये महोदय ने बताया कि जाति जो है वो समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। दूसरी बात करते हैं, खंडात्मक विभाजन के बाद जाति व्यवस्था में संस्तरण प्रणाली पाई जाती है। संस्तरण का मतलब होता है स्तरीकरण, यानी उच्चता से निम्नता के क्रम में इन खंडों को जमाना। तो घुरिये महोदय कहते हैं कि समाज का खंडात्मक विभाजन यानी जातियां बनने के बाद इन जातियों को उच्चता और निम्नता के क्रम में बांटा गया, तो ये खंड कुछ इस तरह से बंट गए और यहाँ पर संस्तरण प्रणाली बनी। तीसरी विशेषता जाति की यह है कि इसमें विवाह संबंधी नियंत्रण पाए जाते हैं। कौन सी जाति का व्यक्ति किस जाति में विवाह करेगा, विवाह संबंधी प्रतिबंध, किस जाति का व्यक्ति किस जाति में विवाह करेगा, इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक जाति के सदस्य को करना ही है, क्योंकि ये उनका नियम है। जाति में विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। चौथी विशेषता व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध या व्यवसाय के निर्धारण पर प्रतिबंध। आप अपने हिसाब से अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते थे। आप जिस जाति के हैं, आप लुहार हैं तो आपका काम, आपका व्यवसाय आपकी जाति के आधार पर निश्चित है। अगर आप सुनार हैं, आपकी जाति के आधार पर आपका कार्य, आपका व्यवसाय निश्चित है। कोई भी जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति के व्यक्ति का व्यवसाय नहीं ले सकता था। तो ये जाति की
विशेषता थी। तो हमने बात की समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्करण प्रणाली, विवाह संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध, सामाजिक समागम और सहभोज संबंधी प्रतिबंध, ये अगली विशेषता थी। अब सामाजिक समागम मतलब आप अपने विवाह समारोह में या अपने विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रकार के आप जो समारोह का आयोजन करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं, या आप किसी के घर खाना खाते हैं, तो किस जाति वर्ग के घर में आप खाना खाएंगे और किसके घर पर नहीं खाएंगे, किसके घर से आप कच्चा भोजन लेंगे, किसके घर से आप पक्का भोजन देखेंगे, किसके हाथ का छुआ हुआ पानी और भोजन आप ग्रहण करेंगे और कहाँ से नहीं करेंगे, इन सारी चीजों का लेखा जोखा आपको जाति के इन नियमों के तहत मिलेगा कि आप इन प्रतिबंधों के तहत ही उस जाति की सदस्यता को स्वीकार करेंगे। और ये सदस्यता तो ऐच्छिक होती है। अब आप किस जाति के सदस्य हैं इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, इसका निर्धारण आपके जन्म के साथ ही अपने आप हो जाता है और समाज उसको निश्चित कर देता है कि आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप लोहार हैं, आप सोनार हैं, आप क्या हैं, ये आपके जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही कुछ विशेष निर्योग्यताएं और कुछ विशेषाधिकार, हमने ये 5 चीजें पढ़ी और उसके साथ ही आपकी छठी विशेषता थी विशेष निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। प्रत्येक जाति को अपनी जाति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकारों के साथ ही जो निम्न जातियां थी उनकी कुछ निर्योग्यताएं थी कि इनको कुछ विशेषा, जैसे हमने देखा कि ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, ठीक है, आज से कुछ साल, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, उनको पढ़ने का, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उनका कार्य ही ये था, ब्राह्मणों का कार्य ही ये था यज्ञ हवन धार्मिक क्रियाकलापों को करना। लेकिन जो शूद्र जाति थी उसका कार्य ये नहीं था, उसके जो कार्य निश्चित थे उन्हें उनके उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करना था, ये उनका कार्य था। तो इस तरह से ये जो आपकी 6 विशेषताएं हैं, इन 6 विशेषताओं के आधार पर आप जाति को पहचान सकते हैं या जाति का आप उल्लेख कर सकते हैं कि जाति क्या है। तो ये जीएस घुरिया महोदय ने अपनी पुस्तक जाति वर्ग और व्यवस्था में बताया। पहली बात जाति की हो गई, अगली बात आप करते हैं वर्ग की। घुरिया महोदय कहते हैं कि जिस तरह जाति भारतीय समाज की विशेषता है उसी तरह वर्ग जो है वो पाश्चात्य समाज की विशेषता है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं पहचाना जाता। जैसे हमारे समाज में या भारतीय समाज में किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी उसकी कास्ट है, उसी तरह वेस्टर्न कल्चर में उस व्यक्ति का वर्ग जो है वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो किस वर्ग से बिलोंग करता है। तो वर्ग जो है वो कैसे निर्धारित होगा? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जाति जो है वो तो आपके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है और इसकी सदस्यता आपकी ऐच्छिक नहीं है, इसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित है। लेकिन वर्ग एक ऐसा समूह है जो समान योग्यता या समान धर्म या समान प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों का है, समान प्रकार की आर्थिक स्थिति रखने वाले लोगों का है। वो कहलाता है एक वर्ग, जिसमें एक वर्ग चेतना पाई जाती है, सामाजिक चेतना पाई जाती है, और ये वर्ग कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। हम सब ने कार्ल मार्क्स का वर्ग पढ़ा है कि जब एक समान योग्यता वाले समूह को हम देखते हैं तो वो वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसी तरह जीएस घुरिया महोदय ने वर्ग की व्याख्या की है कि वर्ग वही है, उच्च और वर्ग भी 2 प्रकार के पाए गए हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जिनके पास में उत्पादन के साधन, शक्तियां और संपूर्ण सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं वो उच्च वर्ग है, और जिनके पास संपूर्ण व्यवस्थाएं या सुविधाएं नहीं है वो निम्न वर्ग है। और इन दोनों के बीच में एक मध्य वर्ग आता है और ये मध्य वर्ग लगभग समाज को चलाने का कार्य करता है। तो जीएस घुरिया महोदय ने वर्ग के कारण बताया। आगे आपने बात की है व्यवसाय की। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि व्यवसाय का प्रतिबंध था, तो इस व्यवसाय से आप पता लगा सकते हैं कि हम कहीं कहीं ये कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है वही जाति के निर्धारण का कारण बना, क्योंकि व्यवसाय के आधार पर ही व्यक्ति की जाति निर्धारित हो गई कि किसने किस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति का सदस्य होगा। तो आपने व्यवसाय के लिए कहा कि व्यवसाय के प्रतिबंध पर रोक थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी योग्यता या अपनी विशिष्टता या रुचि के आधार पर व्यवसायों का चयन नहीं कर सकता था। व्यवसाय उसे अपनी जाति के आधार पर मिलता था और उसे अपनी जाति के आधार पर उसका जो जातिगत व्यवसाय था वही करना था।
तो जीएस भुरिये महोदय ने जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के अंतर्गत बताया कि किस तरह जाति, वर्ग और व्यवसाय ये 3 फैक्टर मिलकर आपके समाज या सोसाइटी की संरचना को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, उनके नियमों को बनाते हैं। और आप इनको पढ़ने के बाद समाज की संरचना जो वर्षों से चली आ रही है तब से लगाकर आज तक की, आप उसे समझ सकते हैं। तो ये था जीएस भुरिये महोदय का योगदान। आपको इतना याद रखना है कि जीएस भुरिये महोदय ने समाजशास्त्र को क्या क्या योगदान दिया, तो उसमें आपको उनकी कुछ पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ के बारे में बताया। जैसे सबसे पहला जाति, वर्ग और व्यवसाय, फिर बताया इंडियन साधुज, उसके बाद हमने बात की सिटीज एवं सिविलाइजेशन की, नेक्स्ट है अनुसूचित जातियां या जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और नेक्स्ट है भारत में सामाजिक तनाव। तो ये 5 पुस्तकें आप याद कर लीजिए, और इन 5 पुस्तकों में आपने क्या क्या चीजें कही, किस किस अध्याय में किसके बारे में बात की, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा कि जीएस भुरिये महोदय, समाजशास्त्र में जीएस भुरिये महोदय के प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए, या प्रमुख योगदान क्या क्या है बताइए। तो आप इनमें से ये 5 पुस्तकें याद करके इन 5 पुस्तकों में क्या क्या चीजें उन्होंने कही, ये आपको लिखनी है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया जाति, वर्ग और व्यवसाय में आपने जाति, वर्ग और व्यवसाय के बारे में बताया। इंडियन साधुज यानी भारतीय साधुज नामक पुस्तक में आपने विभिन्न अध्यायवार आपने बताया कि भारत में साधुओं की स्थिति कैसी है, और साथ ही विभिन्न धर्मों में कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से पंथ और किस किस तरह के साधु रहते हैं, उसके बारे में उनकी स्थिति का वर्णन किया है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, नगर और सभ्यता में आपने नगरों के इतिहास का वर्णन किया, साथ ही अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों का वर्णन करके ये बताया है कि वहां के नगर कैसे थे और किस तरह से रचे बसे। साथ ही आपने अंत में पुस्तक के अंत में आपने बताया है मुंबई नगर का सविस्तार वर्णन किया है। ठीक है, ये 3 पुस्तकें, इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपने जनजातियों के विभिन्न नामों का वर्णन किया है, जनजातियों के बारे में बताया है कि उनका परिवार, उनकी नातेदारी, विवाह, उनका संगठन किस तरह से कार्य करता है और जनजातियों की संरचना किस तरह की है, अंग्रेजों ने जनजातियों के प्रति किस तरह की नीति का निर्धारण किया था, इसके बारे में आपने बात की है। और अंत में आपने ये भी बताया है कि जनजातियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं या क्या क्या कार्य किया जा सकता है। साथ ही आपने बताया कि भारत में सामाजिक तनाव क्या है। तो सोशल टेंशन नामक जो पुस्तक है 14 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें आपने बताया है कि ये जो तनाव है वो सार्वभौमिक गुण है। सार्वभौमिक का मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अकेले को तनाव होता है तो ये ऐसा नहीं है। तनाव हम सब के शरीर में एक क्रिया के रूप में विज्ञान है, ये एक तरह की शारीरिक क्रिया है कि किस तरह से किसी मनुष्य को किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। तो तनाव जो है वो जीवों की एक क्षमता है, एक लक्षण है, अथवा उसका गुण कहा जा सकता है, अथवा अर्थात तनाव होना लाजमी है। तो तनाव जो है वो हमारी बुद्धि से उत्पन्न होता है, इसीलिए तनाव तो होगा। क्योंकि कभी किसी चीज में अगर आप खिंचाव महसूस करते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर सोचेंगे या आप किसी चीज को लेकर चिंतन या मनन करेंगे तब भी तनाव होगा। तो आप उस तनाव को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरीकों से ले सकते हैं। अब जब बात आती है सामाजिक तनाव की, तो पहला शब्द आ गया सामाजिक, यानी समाज से संबंधित तनाव। समाज में सामाजिक क्रियाकलापों से या सामाजिक घटनाओं से संबंधित तनाव जो है वो आपके सामाजिक तनाव के तहत आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये अभी आपको इस क्लास में मैंने आपको बताया कि जीएस भुरिये, गोविंद सदाशिव भुरिये ने किस तरह समाजशास्त्र के लिए लेखन कार्य किया और समाजशास्त्र के लिए अपना विशिष्ट योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और लेखकों के माध्यम से, लेखनों के माध्यम से। आपने उनके पास में कई शिष्य पढ़कर गए, जिसमें मुख्य उनके थे के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, ये इनके शिष्य थे जो कि महान समाजशास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। डीपी मुखर्जी ने जीएस भुरिये के बारे में कहा है कि आप एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हैं और बाकी सभी समाजशास्त्री हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन
कमेंट में जरूर पूछिए, हम उस पर बात करेंगे और अगली क्लास उसी पर होगी। थैंक यू सो मच।